बच्चों, इधर देखिए। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि जो यूरिन फॉर्मेशन होता है, यूरिन फॉर्मेशन में पहली स्टेप हमने पढ़ी थी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड स्टेप देखने जा रहे हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो भैया क्यों होता है, क्यों सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जरूरी होता है? तो बोल रहे बेटा देखो यहाँ पे कि ये आपका नेफ्रिक फिल्ट्रेट है भैया, यहाँ पे देखिए नेफ्रिक फिल्ट्रेट में वाटर आ जाएगा, ग्लूकोज आ जाएगा, अमीनो एसिड आ जाएगा, कुछ विटामिन जो एक्स्ट्रा होती है ये आ जाएंगी, समझे। वाटर सॉल्युबल विटामिन आएंगी, यहाँ पे मेनली आयंस आ जाएंगे, सोडियम, पोटेशियम, समझे। यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा, जिसमें से ये जो आपके ऊपर वाले के यहाँ वाटर से लेके आयंस तक इनको जितना जरूरत है उस हिसाब से रीअब्जॉर्ब करना पड़ता है, जिसमें से ग्लूकोज, अमीनो एसिड ये सब तो बहुत ही जरूरी है, इनको शरीर से थोड़ी बाहर निकालना है, तो इनको तो पूरा ही पूरा रीअब्जॉर्ब करना पड़ेगा। इसको हम आगे अभी देखेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे। ये जो पार्ट है इसको रीअब्जॉर्ब करना होता है सेलेक्टिवली, और ये जो पार्ट है जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, इसको शरीर के बाहर निकालना होता है। अब देखिए यहाँ पे नेफ्रिक फिल्ट्रेट, यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा, नेफ्रिक फिल्ट्रेट क्या होता है? तो प्लाज्मा में से जो सेल्स होते हैं, जैसे प्लाज्मा में WBCs पाए जाते हैं, तो प्लाज्मा में से सेल्स और प्रोटीन निकालेंगे, प्रोटीन नहीं निकल पाएगी। मैंने आपको बताया था कल, देखो बेटा क्या आपको याद है, कल मैंने आपको बताया है कि ये जो बाहर वाली वॉल है इसको हम लोग पैराइटल वॉल कहते हैं, समझे। पैराइटल वॉल कहते हैं, और अंदर वाली जो वॉल है इसको हम लोग विसरल वॉल कहते हैं। याद आया? जो ये विसरल वॉल है ये पोडोसाइट सेल्स की बनी हुई होती है, स्पेशल सेल्स है, ये देखिए स्पेशल सेल्स है इस तरह से, इनमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इनको पोडोसाइट सेल्स बोलते हैं। और इनके बीच में जो पोर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये इनके बीच में जो पोर्स दिखाई दे रहे हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लिप पोर्स कहते हैं, समझे। तो जनरली ये जो स्लिप पोर्स होते हैं ना, ये छोटे होते हैं, इसलिए इससे प्रोटीन जो है जनरली बाहर नहीं आ पाती। नॉर्मली अगर आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर यहाँ से प्रोटीन बाहर नहीं आ पाती है, समझे। इसलिए नेफ्रिक फिल्ट्रेट में प्रोटीन नहीं पाई जाएगी। ये पोर्स छोटे छोटे होते हैं, इसलिए सेल्स भी बाहर नहीं आ पाएंगी, तो नेफ्रिक फिल्ट्रेट में सेल्स नहीं पाई जाएंगी। तो बस बचा क्या? तो प्लाज्मा में से आप हटा दीजिए सेल्स और प्रोटीन हटा दीजिए, बाकी का कह रहे हैं इसकी कंसंट्रेशन प्लाज्मा के ही जैसी होती है। जब दो फ्लूइड की कंसंट्रेशन सेम होती है तो इसे आइसोटोनिक बोलते हैं। आइसो मतलब सेम और टोनिक मतलब कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसकी कंसंट्रेशन प्लाज्मा के ही जैसी होती है। अब देखिए रीनल प्लाज्मा फ्लो बोल रहे भैया, पर मिनट दोनों किडनी के सारे नेफ्रॉन को मिला करके टोटल कितना ब्लड या टोटल कितना प्लाज्मा आपका फिल्टर हो रहा है, फ्लो हो रहा है, समझ रहे ना। तो बोल रहे 650 ml पर मिनट ब्लड या प्लाज्मा passes through all nephron of the both kidney, दोनों किडनी के सारे नेफ्रॉन को मिला करके 650 ml पर मिनट ब्लड जो है ये पास होता है। दूसरा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोल रहे भैया 125 ml पर मिनट जो ब्लड है ये आपका इस हिसाब से फिल्टर होगा, इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। टोटल नेफ्रिक फिल्ट्रेट बोल रहे इस हिसाब से, ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है टोटल देखिए कितना फ्लो हो रहा है पर मिनट कितना फ्लो हो रहा है 650 ml, ठीक है। जिसमें से रेट क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है भैया 125 ml पर मिनट, कितना फिल्टर हो जाता है, इतना फ्लो हो रहा है 650 ml और इतना क्या हो जाएगा फिल्टर। अब इतना जब ये फिल्टर होता है उस हिसाब से देखिए 1 मिनट में 125 ml, तो पूरा एक दिन में 150 से 180 150 टू 180 लीटर नेफ्रिक फिल्ट्रेट बनता है। सोचो क्या इतना यूरिन करने के लिए हम लोग को जाना होता है? 180 लीटर भाई, सोचो 180 लीटर कितना पानी पीते होगे बताइए? 1 बोतल 2 बोतल, 1 बोतल में 1 लीटर, 2 में बहुत ज्यादा पानी पी लिया, 4 बोतल 4 लीटर तुम पी रहे हो, 180 लीटर निकालोगे कहाँ से ये बताओ हैं?
और ऐसा होता तो दिन में बेटा हर 2 मिनट में लड़का भागता ही दिखाई दे, भैया 180 लीटर पूरा, समझिए आप। फिर उतना तो 180 लीटर फिर पीना भी पड़ेगा ना पानी, क्योंकि पूरा जितना पी रहे उतना तो निकाल ही नहीं सकते हो ना, कुछ आपको रखना भी है शरीर में, मेजर पार्ट तो आपका पानी है ना शरीर में, समझिए। तो इतना तो सर नहीं है, तो इम्पॉसिबल है, वो गलत बात बता रहे हो आप हमको। और एवरेज देखो 170 लीटर हर व्यक्ति को इतना जो पानी निकालना पड़ेगा, अगर ये गड़बड़ हो जाए समझ लीजिए। तो फिर मगर कह रहे हैं चिंता मत करिए, प्रॉब्लम नहीं है। इसमें से यूरिन कितनी होती है, 1.5 to 1.8 लीटर यूरिन रिलीज। मगर फिर भी इसमें थोड़ा वेरिएशन आता है, ये डिपेंड करता है कि आप पानी ज़्यादा पी रहे हैं या पानी कम पी रहे हैं, या ऐसा मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं जैसे वाटरमेलन है, वाटरमेलन में खुद ही ज़्यादा लिक्विड हो रहा है, या आप ऐसा खाना खा रहे हैं जैसे पानी वाली सब्जी खा रहे हैं जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, समझे, या ऐसा खाना खा रहे हैं जो सूखा टाइप का है उसमें पहले से ही पानी कम है। तो ये वैल्यू थोड़ा सा डिपेंड करती है कि आपका वाटर का इंटेक कितना है, लिक्विड चीज़ों का इंटेक कितना है, प्लस कहीं आप बहुत एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे हैं कि आप खूब एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो आपका वाटर का लॉस पहले से ही हो जाएगा। तो वेरी करता है, ऐसा ही नहीं कि हर व्यक्ति में सेम बना रहेगा। एक पानी खूब पी रहा है, पता चला वो 5 बोतल 6 बोतल पिए जा रहा है, 6 लीटर पानी पी रहा है, और एक दिन भर में 2 ही लीटर पी रहा है, 3 ही लीटर पी रहा है, दोनों में क्या सेम होगा बताइए, सेम तो नहीं होगा। तो वैल्यू थोड़ी चेंज होती है, एक एवरेज वैल्यू बता दीजिए, समझे। तो चलो रीनल प्लाज्मा फ्लो, पहले तो ये पूछ लिया जाएगा रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या होता है। तो दोनों किडनी के सारे नेफ्रॉन से पर मिनट जो ब्लड फिल्टर या फ्लो होता है फिल्ट्रेशन के लिए, उसको बोलते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो। वैल्यू कितनी होती है, 650 ml पर मिनट होती है, समझे। उसमें से जितना छनेगा उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो जो छनेगा पर मिनट कितना होता है बेटा, 125 ml पर मिनट। इसके कारण एक दिन में टोटल लगभग कितना फिल्ट्रेट बनेगा, 150 to 180 लीटर। एवरेज कितना होता है, 172 लीटर। मगर उसमें से, क्योंकि अब इसमें से 172 से यूरिन कितना बनता है, 1.5 to 1.8 लीटर। तो पक्का है फिर कुछ रीएब्सॉर्ब हो रहा होगा। बेटा देखो यहाँ पे रीएब्सॉर्प्शन टर्म आता है, तो इसमें से काफी जरूरी चीजें रीएब्सॉर्ब कर ली जाती हैं। इसी प्रोसेस को सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन पढ़ते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन की क्या रिक्वायरमेंट होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन होता कैसे, ठीक है। चलिए, मेन सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन आपका चालू नहीं हुआ है, उसके पहले ही बातें चल रही है। बेटा देखो, हाँ देखिए यहाँ पर, तो ये कह रहे हैं कि भैया सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन में अभी मैंने आपको बताया बेटा कि यहाँ पे तो कई सारे तरीके के मटेरियल आ सकते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिन्हें हमें एकदम पूरा एब्जॉर्ब करना है या ऑलमोस्ट कंप्लीटली रीएब्जॉर्ब करना है। इनको बोलते हैं हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। बोल रहे हैं या तो लगभग पूरे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, या लगभग बोले पूरे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, या लगभग पूरे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जैसे बोल रहे हैं पहला आपका ग्लूकोज है, दूसरा है अमीनो एसिड। बोले ग्लूकोज आपके ब्लड में ग्लूकोज की मैक्सिमम कितनी कंसंट्रेशन हो सकती है, तो 180 mg पर 100 ml हो सकती है, या 180 mg पर डेसीलीटर हो सकती है। एनसीईआरटी में लिखा है 180 mg पर डेसीलीटर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ग्लूकोज की वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन जितनी होने पर वो नेफ्रिक फिल्ट्रेट में नहीं आएगा, इसी को बोलते हैं रीनल थ्रेशोल्ड लिमिट। ध्यान रखिएगा, रीनल थ्रेशोल्ड लिमिट, इसका मतलब क्या होता है, ग्लूकोज की वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन कहाँ पर, ब्लड में, जितनी कंसंट्रेशन तक ग्लूकोज नेफ्रिक फिल्ट्रेट में नहीं आएगा, पूरा रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, समझे। और ये वैल्यू कितनी होती है, 180 mg पर 100 ml या 180 mg पर डेसीलीटर, समझे, ठीक है। मगर अगर इसकी कंसंट्रेशन इससे ज्यादा होगी तो इसका रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो पाएगा और ये एलिमिनेट होने लगेगा यूरिन में। इसी कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। ध्यान रखिएगा, यहाँ डायबिटीज मेलिटस टर्म आ रहा है। 2 तरीके का होता है, मैं आपको दूसरा भी बताऊंगा इसमें।
ठीक है। दूसरा डायबिटीज इंसिपिडस भी होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वापस आइए यहाँ पे। तो ये हो गया पहला आपका हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। दूसरे कुछ सब्सटेंस होते हैं जो बहुत कम अमाउंट में एब्जॉर्ब किए जाते हैं, रीएब्जॉर्ब किए जाते हैं, इनको लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कहते हैं। जैसे यूरिया, बेटा यूरिया जो है किडनी के जो चारों नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट सॉल्यूट की तरह से भी काम करता है। तो कुछ अमाउंट में यूरिया भी रीएब्सॉर्ब कर लिया जाता है, पूरा पूरा यूरिया निकाला नहीं जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब सबसे ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल क्या होता है, अमोनिया, ठीक है। अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है। वो ऑर्गेनिज्म जिनमें अमोनिया रिलीज किया जाता है इनको अमोनोटिलिक बोलते हैं, ठीक है। बोल रहे हैं 1 ग्राम अमोनिया को रिलीज करने के लिए 300 to 500 ml वाटर की जरूरत होती है, जबकि 1 ग्राम यूरिया को रिलीज करने के लिए 50 ml वाटर की जरूरत होती है। तो यूरिया को रिलीज करने के लिए रिलेटिवली कम वाटर की जरूरत होती है और यूरिया रिलेटिवली कम टॉक्सिक होता है, इसलिए इसकी एक प्रॉपर कंसंट्रेशन को स्टोर करके रखा भी जा सकता है, समझे। तो यूरिया रीअब्सॉर्ब होता है, मगर बहुत हम लोगों की बॉडी में लीवर में अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। इस साइकिल को क्या बोलते हैं, यूरिया साइकिल भी बोल सकते हैं, क्रेब-हेंसलेट साइकिल भी बोल सकते हैं, ऑर्निथिन साइकिल भी बोल सकते हैं, सिट्रुलिन साइकिल भी बोल सकते हैं, ठीक है। आइए वापस यहाँ पर नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, तो हिप्यूरिक एसिड और क्रिएटिन ये नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस होता है, ठीक है। इसको एकदम भी एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है। अब थोड़ा सा और देखेंगे, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ना दो पार्ट में, दो तरीके के प्रोसेस आते हैं आप देख, तो पैसिव रीअब्जॉर्प्शन और दूसरा जो है आपका एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। जो पैसिव होता है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होता है, along the concentration gradient। और ये जो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है बेटा, यहाँ पे एक तो एटीपी का यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ पे एटीपी का यूज किया जाएगा, और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट होता है, ध्यान रखिएगा, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पैसिव रीअब्जॉर्प्शन में दो पार्ट आ जाएगा, एक तो डिफ्यूजन और दूसरा ऑस्मोसिस, यही सारा अभी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के लिए पहले तो जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट में आ गया है मटेरियल उसको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया जाता है। एक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं हाई थ्रेशोल्ड। क्या क्या आता है, ग्लूकोज और अमीनो एसिड। ग्लूकोज की वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो ब्लड में हो तो वो एक्सक्रीट नहीं किया जाएगा, इसको बोलते हैं रीनल थ्रेशोल्ड लिमिट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 180 mg पर 100 ml या 180 mg पर डेसीलीटर। इससे ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी तो ये यूरिन के साथ शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा, समझे, इसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। इसी कंडीशन को कहते हैं हम लोग डायबिटीज मेलिटस। दूसरा लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस जैसे यूरिया, ये कुछ अमाउंट तक शरीर में रखा जाता है, थोड़ा ही रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। नॉन थ्रेशोल्ड एकदम भी रीअब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा, हिप्यूरिक एसिड एंड क्रिएटिन। अब सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो एक्टिव और दूसरा पैसिव। जो एक्टिव होगा वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट होगा, इसमें एटीपी यूज किया जाएगा। जो पैसिव होगा वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होगा, इसमें एटीपी यूज नहीं किया जाएगा। पैसिव में फिर से दो आ जाते हैं, एक तो डिफ्यूजन के थ्रू और दूसरा ऑस्मोसिस। तो अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में कि नेफ्रॉन के किस पार्ट में क्या क्या मटेरियल और किस तरह से रीअब्सॉर्ब होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, बेटा अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि नेफ्रॉन के किस पार्ट में किस तरीके का रीअब्सॉर्प्शन होता है, क्या क्या मटेरियल का रीअब्सॉर्प्शन होता है, कहाँ एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होता है, कहाँ पैसिव रीअब्सॉर्प्शन होता है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग बात कर रहे हैं पीसीटी। बेटा याद करो, कल मैंने आपको पीसीटी का स्ट्रक्चर बताया था। ये देखिए ये पीसीटी है, ये पीसीटी है। तो पीसीटी में बताया था इसमें जो सेल्स हैं, इनकी सेल्स में इस तरह से माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। ये देखिए पीसीटी की जो सेल्स हैं इनमें ये माइक्रोविलाई पाए जाते हैं।
इसलिए इसकी एपिथेलियम को कहते हैं ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। याद आया क्या बताया था? ये है ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। क्यों बेटा? माइक्रोविलाई क्या काम करते हैं? सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं यहाँ पर। प्लस इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी खूब पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा अभी बताया ना ये पीसीटी है भाई। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं और आजकल सबसे ज्यादा महंगाई किस में चल रही है? गोल्ड पे चल रही है। आपका कोई गोल्ड का ज्वेलरी गिर जाती है तो तुरंत तेजी से तोड़ करके उठाएंगे ना, क्योंकि इतना महंगा है, इतना इम्पोर्टेंट है। तो ये तुरंत ही सबसे पहले तो पीसीटी में ही सब पूछाएगा। तो ऐसा सेटअप बना के रखा है तो जितनी जरूरी चीजें हैं तुरंत दौड़ के उठा लो, बहुत जल्दी में उठा लो, तो एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी में ही होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा पीसीटी एसएसएम रीजन में आता है कि पीसीटी में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा क्यों होता है? रीजन, पीसीटी में सबसे ज्यादा एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करना होता है, जिसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। समझे? दूसरा, पीसीटी में ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा करना होता है, तो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए यहाँ पे ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम पाई जाती है। ठीक है, चलिए आइए वापस यहाँ पर। तो पीसीटी बेटा ध्यान रखिएगा, पीसीटी में ज्यादातर एक्टिव, देखिए लिख दिया है, पीसीटी में एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। इसीलिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होता है ज्यादा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर काफी ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या क्या होगा बेटा? ग्लूकोज 100% रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, अमीनो एसिड 100% रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, सोडियम 70%, पोटेशियम 75%। इन सब का कैसा रीअब्सॉर्प्शन होगा? इन सब का एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होगा। ध्यान रखिएगा, एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो ग्लूकोज 100% रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, अमीनो एसिड 100% रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, परसेंटेज के साथ याद करना पड़ेगा। सोडियम 70% रीअब्सॉर्ब होगा, पोटेशियम 75। अब देखो बेटा सुनो, आप सोचो, क्या आप जानते हो बेटा? देखो कैटायन और एनायन के बीच में कैसा फोर्स डेवलप होता है? अट्रैक्शन फोर्स। तो यहाँ से आपने कैटायन निकाला, सोडियम निकाला, पोटेशियम निकाला, तो पीछे पीछे एनायन भी भागे भागे चले आएंगे। समझे? तो यानी कि जो बाइकार्बोनेट और क्लोराइड है ये अपने आप पीछे पीछे चला आएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब एक बात बताओ, एक बात बताइए, यहाँ से आपने पानी में ये आपने सॉल्ट निकाल लिया, अब बताइए यहाँ से सॉल्ट निकाल लिया, यहाँ से ग्लूकोज निकाल लिया, यहाँ से अमीनो एसिड निकाल लिया, तो यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। समझे? तो पानी भी पीछे पीछे चला आएगा। तो पानी पीछे पीछे जब चला आता है तो इसी चीज को क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस बोलेंगे। तो ये याद रखिएगा कौन सा कैसे हो रहा है। तो अभी बताया बेटा, सबसे ज्यादा पीसीटी में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है या एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है, इसीलिए पीसीटी में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा पाया जाता है। ज्यादातर इंपॉर्टेंट मटेरियल का रीअब्जॉर्प्शन करना होता है, तो इसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए यहाँ पर कैसी एपिथेलियम पाई जाएगी? ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम पाई जाएगी। इनकी सेल के सरफेस पर माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, इसीलिए इसकी एपिथेलियम को ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है, दूसरा अब आ जाइए ग्लूकोज कितना परसेंट रीअब्सॉर्ब हो जाएगा? 100%। अमीनो एसिड कितना हो जाएगा? 100%। सोडियम कितना हो जाएगा? 70%। पोटेशियम कितना हो जाएगा? आप सोचो, आपने कैटायन को निकाल लिया है, सोडियम को निकाल लिया है, पोटेशियम को निकाल लिया है, तो पीछे पीछे एनायन भी चला आएगा, क्लोराइड चला आएगा, बाइकार्बोनेट चला आएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। समझे?
अब क्योंकि आपने सॉल्यूट निकाल लिए भैया, ग्लूकोज निकाल लिया, अमीनो एसिड निकाल लिया, कैटायन निकाल लिया, एनायन निकाल लिया, इतने सॉल्यूट निकाल लिए हैं, तो फिर वाटर को तो बाहर आना ही आना है। वाटर प्रोसेस के लिए बेटे वाटर इधर आ जाएगा, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। तो वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू जो है बाहर आ जाएगा, जिस कारण से अब यहाँ सोल्यूशन लगभग आइसोटोनिक रह जाएगा। ये भी पूछ लेते हैं यहाँ सोल्यूशन कैसा होगा, आइसोटोनिक। बेटा बताया था ये लूप ऑफ हेनले है। लूप ऑफ हेनले में दो आर्म होते हैं, एक तो डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, दूसरा असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। जो डिसेंडिंग लिंब होता है ये वाटर के लिए परमिएबल होता है, सॉल्ट के लिए इम्परमिएबल होता है, ध्यान रखिएगा। डिसेंडिंग लिंब वाटर के लिए परमिएबल होता है, सॉल्ट के लिए इम्परमिएबल होता है, इसलिए यहाँ से वाटर ही निकाला जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अब पहले सोल्यूशन आइसोटोनिक था, फिर यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। अब देखिए ये है असेंडिंग लिंब है। जो ये असेंडिंग लिंब होता है, असेंडिंग लिंब ये बेटा वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, सॉल्ट के लिए परमिएबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्ट निकाल लिया जाएगा। बेटा मेनली यहाँ पे ना सोडियम पोटेशियम को निकाला जाता है, मगर अभी बताया कैटायन और एनायन के बीच में कैसा फोर्स डेवलप होता है, अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होता है। तो जैसे कैटायन निकालोगे ना तो एनायन भी उसके पीछे पीछे डिफ्यूजन के थ्रू निकल आता है। तो यहाँ पे क्लोराइड और बाइकार्बोनेट भी निकल आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाइए DCT में, यहाँ पे भी सोडियम पोटेशियम को निकाला जाएगा, पीछे पीछे क्या है, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट भी आ जाएगा। तो ये यहाँ पे होगा, सुनिए ध्यान से। अब बोल रहे हैं जो कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट में मेनली वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, याद रखिएगा 95% वाटर। कलेक्टिंग डक्ट में कितना वाटर रीअब्जॉर्ब किया जाता है, 95% वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कलेक्टिंग डक्ट में होता है, समझे। कलेक्टिंग डक्ट की वॉल की परमिएबिलिटी को ADH हार्मोन रेगुलेट करता है, एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन, या इसी का नाम होता है वेसोप्रेसिन। ध्यान रखिएगा, कलेक्टिंग डक्ट की वॉल की परमिएबिलिटी को ADH हार्मोन रेगुलेट करता है, या इसी को हम लोग वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। सुनो ध्यान से बेटा, एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन क्यों कहते हैं, ये जब रिलीज होगा, देखो समझो, जब आपके शरीर में पानी की कमी होगी तो ADH रिलीज होगा। ये आपके नेट देखिए बताया था, जब कलेक्टिव डक्ट में आ जाएगा तभी इसको हम लोग यूरिनीकरण देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जब हमारे शरीर में पानी की कमी होगी तो ADH ज्यादा रिलीज हो जाएगा, ज्यादा रिलीज होगा तो कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, समझे। और यूरिन कैसी हो जाएगी, हाइपरटोनिक हो जाएगी। अगर हम लोग खूब पानी पी रहे हैं या काफी ज्यादा लिक्विड डाइट ले रहे हैं, लिक्विड मटेरियल का इंटेक कर रहे हैं, तो शरीर में पानी ज्यादा रहेगा, अब ADH कम रिलीज होगा, कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम होगा, और यूरिन कैसी होगी, हाइपोटोनिक बनी रहेगी। तो ये शरीर में ज्यादा, शरीर में देखिए कमी है ना, अब मान लीजिए पानी की कमी है, जब शरीर में आपके पानी की कमी है तो शरीर से एक्सेस ऑफ वाटर को निकलने से रोकता है। बेटा डाइयूरेसिस, जब ज्यादा यूरिनेशन होने लगे, सुनिए, जब आप ज्यादा यूरिनेशन के लिए जा रहे हो इसे डाइयूरेसिस बोलते हैं, और ये उसके अपोजिट काम कर रहा है। भाई मान लो ADH ज्यादा निकलेगा, पानी निकाल लेगा, यूरिन हाइपरटोनिक हो जाएगी, तो यूरिनेशन कम होगा ना, कम यूरिन के लिए जाना पड़ेगा, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी डाइयूरेटिक, समझे। डाइयूरेसिस के अपोजिट काम करता है। दूसरा ये टर्म क्या होता है, वेसोप्रेसिन। बताओ क्यों वेसोप्रेसिन बोलते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स के डायमीटर को रिड्यूस करता है। वेसो मतलब वेसल्स जो है आपकी, और प्रेसिन मतलब प्रेस करने वाला, रिड्यूस करने वाला, तो ये ब्लड वेसल्स के डायमीटर को रिड्यूस भी करेगा, इसीलिए इसको वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। तो आई बात समझ में आपको, ध्यान से सुन लीजिए। तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में सबसे पहले तो बेटा PCT है, मैंने आपको बताया है। PCT की जो एपिथेलियम होती है इसको हम लोग ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम बोलते हैं। इसकी सेल्स के सरफेस पे माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। माइक्रोविलाई रीअब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर काफी ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे ग्लूकोज 100% रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और इसके बाद अमीनो
अमीनो एसिड 100% रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। सोडियम बोलो बच्चों, पोटेशियम बोलो, ये पूरा कैसे रीअब्जॉर्ब होगा, एक्टिव या पैसिव? एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब क्योंकि आपने कैनाइन को निकाल लिया है तो एनाइन उसके पीछे पीछे चला आएगा, यानी कि क्लोराइड और आपका क्या होगा, ये बाइकार्बोनेट, ये भी डिफ्यूजन के थ्रू आ जाएगा। अब क्योंकि सॉल्यूट निकल आया है तो पीछे पीछे वाटर भी आ जाएगा। वाटर कैसे आ जाएगा, ऑस्मोसिस के थ्रू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, आइसोटोनिक हो जाएगा। फिर ये डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले है, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है। डिसेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए परमिएबल होता है, सॉल्ट के लिए इम्परमिएबल होता है। तो यहाँ मेनली वाटर का रिएब्जॉर्प्शन होता है, जिससे यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है। यहाँ पे देखिए ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, सॉल्ट के लिए परमिएबल होता है। मेनली यहाँ पे सोडियम पोटेशियम निकाला जाएगा, पीछे पीछे एनाइन भी चला आएगा डिफ्यूजन के थ्रू, समझे, ध्यान रखिएगा। और ये डीसीटी है, यहाँ पे भी सोडियम पोटेशियम निकाला जाएगा, पीछे पीछे क्लोराइड और बाइकार्बोनेट भी आ जाएगा। नेक्स्ट ये कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट में वाटर लगभग 95% रीअब्सॉर्ब होता है। कलेक्टिंग डक्ट की वॉल की परमिएबिलिटी को एडीएच हार्मोन रेगुलेट करता है। एडीएच को हम लोग एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि जब हमारी बॉडी में पानी की कमी होगी तो एडीएच ज्यादा निकलेगा वाटर का। कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, यूरिन हाइपरटोनिक हो जाएगी। जब हमारे शरीर में पानी ज्यादा होगा तब एडीएच कम निकलेगा। अब कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन का ये वाटर का रीअब्सॉर्प्शन कम होगा और यूरिन हाइपोटोनिक हो जाएगी। तो ये एक्सेस ऑफ यूरिन को रोकता है, इसीलिए इसे एडीएच बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। ब्लड वेसल्स के डायमीटर को रिड्यूस करता है, इसलिए इसको हम लोग वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए